हाय लर्नर्स, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। माई सेल्फ से गिरीश अग्रवाल स्वागत करता है आप सबके अपने प्यारे से सीरीज सुपर 30 पे, जहाँ पे ऑलरेडी हमारे 9 चैप्टर्स विद केस स्टडीज हैव कंप्लीटेड, जिसे हम कह सकते हैं 18 वीडियो हमारे हो चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके बाद मोस्टली सिर्फ 2 चैप्टर्स आपके बीएसटी के बचते हैं, तो शुरू करते बिना कोई समय वेस्ट किए चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट। सो गाइस, व्हाट इज अ मार्केट? अगर हम एक सिंपल सा एक मार्केट वर्ड को समझे, मार्केट क्या होता है? एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह जहां पे कहीं ना कहीं बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्ट करते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स, फॉर एक्सचेंज ऑफ सर्विस, कोई भी चीज। तो सर, एक फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे हम लोग बाइंग एंड सेलिंग तो कर रहे हैं, पर क्या चीज की? वी आर डूइंग द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स। हम यहां पे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब खरीद बेच कर रहे हैं। एक ऐसा प्लेस जहां पे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं, या कोई फाइनेंशियल एसेट्स बेचे जाते हैं, उससे हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। अब इसमें क्या होता है गाइस? सपोज देयर इज अ मार्केट। पहले मैं आपको बताता हूं फाइनेंशियल मार्केट कहां से निकल कर आया। कि भाई, पहले एक बैंक हुआ करता था। अब हम जैसे छोटे छोटे बहुत सारे लोग, हम 3 दोस्त, 3 इडियट्स, हम बैंक में अपना पैसा जमा करते थे। अब बैंक के पास ये जो पैसा आता था, बैंक हमें उस पर इंटरेस्ट देती थी। सपोज मान लो 4% या 5%। अब बैंक इसी पैसे को एक बहुत बड़े से इन्वेस्टर, जो आप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने वाला है, उसको लोन दे देती थी एट अ रेट ऑफ 10%। इसको 10% देगा। तो ये एक हमारा तरीका था मोबिलाइजेशन ऑफ फंड का पहले। ठीक है, इट वॉज अ मोबिलाइजेशन ऑफ फंड। बैंक को हमने पैसा दिया, बैंक ने उस इन्वेस्टर को दिया। बट अब ये भी हो सकता है ना कि इन्वेस्टर क्यों ना डायरेक्टली एक मार्केट के थ्रू, जैसे कि शेयर मार्केट हो गया, उसने बोला चलो मैं अपने एक आईपीओ निकालता हूं, अपने शेयर्स लोगों को बोलता हूं कि आओ मेरे शेयर्स खरीदो। लोग उसके शेयर्स खरीद रहे हैं, वो उसको पैसा मिल रहा है। तो ये जो हुआ ना, दैट इज द फाइनेंशियल मार्केट, जहां पे डायरेक्टली अब इन्वेस्टर्स और सेवर्स मिल पा रहे एक प्लेस। पहले क्या होता था? वी यूज्ड टू हैव अ बैंक। तो यहां पे जो बैंक और हमारा फाइनेंशियल मार्केट है ना, ये दोनों के दोनों हो गए एक तरीके से फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ये सब थियरी है, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं। ये क्या है? फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। और ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? दे आर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ अलोकेटिव फंक्शन। कौन सा फंक्शन बोलेंगे? अलोकेटिव फंक्शन। क्योंकि भाई, आज हमने फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू पैसा दिया, तो हम कहीं ना कहीं ये मेक श्योर करेंगे कि मेरा पैसा कहां पे जाए, वहां पर ही जाए। एक सेकेंड, मेरा पैसा कहां पे जाए? वहां पर ही जाए जहां पे मुझे एक तरीके से हाईएस्ट रिटर्न मिल रहा है, सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट टू मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। 2 कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? कि भाई सीधी बात है कि अब मैंने जब बैंक को पैसा दिया और डायरेक्टली फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू दिया, तो मुझे ज्यादा रिटर्न कहां मिलेगा? फाइनेंशियल मार्केट। दूसरा, अब जब मैंने इन्वेस्टर को डायरेक्टली पैसा दिया, तो दोनों को फायदा है। इसको हायर रिटर्न, उसको रिटर्न मिलेगा उसके पैसे का। और जिस इन्वेस्टर को पैसे की जरूरत थी, अब ये पैसों से वो अपने बिजनेस में लगाएगा, बिजनेस करेगा, और उससे हम उसका बिजनेस भी ग्रो करेगा। तो 2 पॉइंट याद रखिएगा। 2 कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? इसको अलोकेटिव फंक्शन बोलते हैं। द रेट ऑफ रिटर्न, हाउस होल्ड को ज्यादा रिटर्न मिलेगा। और स्केयर रिसोर्सेज, कि जो फर्म के पास लिमिटेड पैसा है, फर्म उस पैसे को वहां पे लगाएगा जिससे इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। अब ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म मैंने आपको बताया 2 तरीके हैं, एक है बैंक, एक है फाइनेंशियल मार्केट। जहां पे हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट करते हैं, उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब इसके फंक्शंस देखते हैं। तो 4 फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट, समझ लो। इस पॉइंट को समझने के लिए सपोज हमारा स्टॉक एक्सचेंज या बीएससी एनएससी, सबसे पहला पॉइंट है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। कि भाई, जो भी हमारे पास सेविंग्स थी, मैंने बताया ना, नन्हे नन्हे छोटे लोग, ये सारा अपना पैसा कहां पे दे देंगे? ये पैसा चला जाएगा इस बड़े से इन्वेस्टर के पास थ्रू दिस मार्केट। तो यहां पे मोबिलाइज हो रहा है। मोबिलाइज का मतलब होता है मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ मनी फ्रॉम दी सेवर्स। कहां से?
फ्रॉम द सेवर्स टू द इन्वेस्टर। इनके पास पैसा है, इनको पैसे की जरूरत है, इनको ये इन्वेस्टर्स क्यों कहलाते हैं? बिकॉज ये देखो, हमने रिलायंस को पैसा दिया, रिलायंस उस पैसे को अपने बिजनेस में लगाएगी या दूसरे बिजनेस खरीदेगी, इसलिए उस बिजनेस को इन्वेस्टर कहा जाता है। कई लोग समझते हैं कि सेवर्स इन्वेस्टर्स है, नहीं, ये है मोबिलाइजेशन ऑफ फंड फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स। और हम कहां पैसा लगाएंगे? मिनिमम रिटर्न मिले कि मैक्सिमम? हर कोई इंसान अपना पैसा एक ही चीज़ के लगाएगा जहां पे उसको मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा हो। नेक्स्ट है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। स्टॉक मार्केट सेम वर्क्स ऑन अ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आज कोई शेयर प्राइस की डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ जाएगी, किसी चीज़ की डिमांड कम है तो प्राइस गिर जाएगी। मार्केट फोर्सेस एकदम प्रॉपर, जहां पे जिस प्राइस पे हमारी डिमांड और सप्लाई, जिस भी प्राइस पे हमारी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे से इक्वल हो जाएगी, वो बन जाएगी हमारी मार्केट प्राइस। तीसरा, प्रोवाइड लिक्विडिटी। अगर हमारे पास स्टॉक मार्केट में जो भी सिक्योरिटीज है, जो भी शेयर्स है, हम उन्हें एकदम फटाक से, एकदम जल्दी से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? वी कैन कन्वर्ट देम इनटू कैश। एकदम फट 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 फट, जल्दी जल्दी। आपको बता दूं, अगर इंडिया में आज की डेट में, आज अगर हमने, कल मंडे है, जब भी सपोज मैंने संडे को वीडियो शूट किया, संडे को ये लाइव आने वाला, तो अगर मंडे को हमने कुछ भी किया तो मंडे को अगर आपने ट्रेड किया तो ट्यूसडे तक आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। इतना लिक्विड है हमारे इंडिया का स्टॉक मार्केट। इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी। लास्ट, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, हमारे एफर्ट्स रिड्यूस हो जाते हैं रिगार्डिंग दी कि गाइस, आज अगर मैं बीएससी से मैंने सपोज स्टॉक एक्सचेंज से 100 शेयर खरीदे रिलायंस से, मैं बायर हूं, क्या हमें पता होता है क्या सेलर कौन है? नहीं। हमें सेलर की इंफॉर्मेशन जानने में कोई इंटरेस्ट है क्या? नहीं। हमारे लिए इंटरेस्ट क्या है? रिलायंस के 100 शेयर्स। मुझे रिलायंस के 100 शेयर्स मिल गए, मुझे मतलब नहीं सेलर कौन है। लेकिन फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पापा कभी घर खरीदेंगे, आप जब आप जाके कभी घर खरीदोगे तो आप जानोगे सेलर कौन है, वो क्यों बेच रहा है, कब बेच रहा है, किस वजह से बेच रहा है। स्टॉक मार्केट में ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज अ इंटरमीडिएरी। अब फाइनेंशियल मार्केट, बीएससी एनएससी बीच में बैठे हैं या दूसरे लोग बैठे हैं जिनका काम है आपको शेयर्स दिलवाना। तो इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है चारों पॉइंट। सबसे पहले, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू सेवर्स टू इन्वेस्टर्स, हेल्प्स इन प्राइस डिस्कवरिंग। थर्ड, प्रोवाइड लिक्विडिटी। और लास्ट, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। चलो, अब नेक्स्ट है, ये हमारा मनी मार्केट नहीं है। दो तरीके के मार्केट होते हैं। एक फाइनेंशियल मार्केट आपका दो तरीके का होता है, एक मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट। जब भी हम जो कोई इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हैं जिसकी मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर है, 1 साल तक अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को हमने इशू किया है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को अगर हमने 1 साल के लिए इशू किया है तो वो हो जाएगा मनी मार्केट। लेकिन कोई इंस्ट्रूमेंट इशू किया है जिसकी मैच्योरिटी इज मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा है, तो उसे हम बोलेंगे कैपिटल मार्केट। क्लियर? सो अब नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट। ये होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कंपनी ने शेयर्स इशू किए, डिबेंचर्स इशू किए। अब ये जो हमारा कैपिटल मार्केट है ना, वो दो तरीके के होते हैं, उसको मैं समझाता हूँ। सपोज देयर इज अ कंपनी कॉल्ड XYZ। अब इस कंपनी ने शेयर्स इशू किए मुझे, यानी गिरीश सर को। मैंने इस कंपनी के शेयर्स डायरेक्टली खरीदे थ्रू ए फाइनेंशियल मार्केट। मैंने इस कंपनी का शेयर्स डायरेक्टली खरीदे थ्रू एन IPO। इसने अपने शेयर्स निकाले और मैंने इसके शेयर्स डायरेक्टली खरीदे। यहां पे कंपनी ने फर्स्ट टाइम ताजा अपने शेयर्स मुझे बेचे हैं। क्या? फर्स्ट टाइम। तो इसको बोलते हैं फ्रेश मार्केट भी। क्या बोलते हैं? फ्रेश मार्केट। जब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी अपने सिक्योरिटीज या शेयर्स किसी इन्वेस्टर को ट्रांसफर करती, किसके बीच में? कंपनी टू इन्वेस्टर, उससे हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट या फ्रेश मार्केट। फर्स्ट टाइम इनिशियल मार्केट, फर्स्ट टाइम ये सिक्योरिटी एक कंपनी से इन्वेस्टर की ओर गई है, तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी।
अब भाई ये शेयर मेरे पास आ गए, मैंने इस शेयर को सपोज नवीन सर को बेच दिया या मैंने निसर्ग सर को बेच दिया, तो ये क्या हुआ? अब क्या कंपनी इन्वॉल्व है? आज अब मेरी कंपनी लिस्ट हो गई। अब लिस्ट होने के बाद इस 100 का शेयर, सपोज ये शेयर 100 रुपए का मैंने कंपनी में से खरीदा था, लिस्ट होने के बाद ये शेयर 200 रुपए का हो गया। 100 रुपए का शेयर खरीदा था, लिस्ट होने के बाद 200 का हो गया। तो अब ये 200 रुपए में जब मैंने इनको बेचा, तो अब कंपनी इन्वॉल्व नहीं, एग्जिस्टिंग कोई नया शेयर नहीं, वही पुराना शेयर फिर से बिक रहा है। जो मैंने पहले शेयर खरीदा था अब वही शेयर वापस से बिक रहा है। जब भी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की लेन देन होगी, किसकी? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की लेन देन होती है, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। क्लियर? सो सेल ऑफ, जब नई कंपनी, यहां ध्यान से समझिएगा, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय न्यू कंपनी, जब फर्स्ट टाइम कंपनी इन्वेस्टर्स को शेयर्स देगी, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। अब ये इन्वेस्टर्स के पास शेयर्स आ गए, अब ये इन्वेस्टर्स आपस में ही ये शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट। इज सोल्ड बाय कंपनी, कंपनी किसको बेच रही है? इन्वेस्टर्स को। यहां पे कौन है? एक इन्वेस्टर्स है, दूसरा इन्वेस्टर्स। अब तीसरा क्या है? फ्लो ऑफ फंड डायरेक्टली। गाइस देखो, अब जब मैंने प्राइमरी मार्केट में मैंने कंपनी से शेयर्स खरीदे, एकदम करेक्ट, वेरी गुड, और मैंने कंपनी को पैसा दिया। अब कंपनी को जो डायरेक्ट इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा था, जब डायरेक्ट पैसा मिलेगा वो अपने बिजनेस में डायरेक्टली लगाएगा, तो इट रिजल्ट इन डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में मैंने नवीन सर को शेयर दिए, मैंने निसर्ग सर को शेयर दिए, क्या मुझे पैसा मिलने वाला है? क्या सब कंपनी को पैसा मिलने वाला है? नहीं। लेकिन जब हम लोग बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, उससे शेयर प्राइस तो बढ़ रहा है ना, उससे इनडायरेक्टली भी तो कंपनी को फायदा होगा। फिर से, जब मैंने कंपनी से डायरेक्टली शेयर खरीदे, जो है प्राइमरी मार्केट, तो कंपनी को मैंने डायरेक्टली पैसा दिया, कंपनी उसको अपने बिजनेस में लगाएगी, कैपिटल फॉर्मेशन, एसेट्स लाएगा। लेकिन जब मैंने कंपनी के शेयर्स किसी और से खरीदे, किसी और को बेचे, अब इससे उसकी जो प्राइस ऊपर बढ़ रही है, उससे मेरे को तो उसको कंपनी को डायरेक्ट फायदा नहीं होगा, इनडायरेक्टली, क्योंकि ये जो एक्टिविटी की इसमें कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्ट बेनिफिट उसको मिलता है। ठीक है। अब प्राइमरी मार्केट में हम सिर्फ और सिर्फ शेयर्स की बाइंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं गाइस? यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग कर सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट में आप शेयर्स खरीदो, बेचो, फिर से खरीदो, बेचो, खरीदो, बेचो, खरीदो, बेचो, जो हमें करना हो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्राइमरी मार्केट में प्राइस कौन डिसाइड करता है? इट्स बीन डिसाइडेड बाय, नीचे दिख नहीं रहा इसलिए, मैनेजमेंट। मैं फिर से सारी चीजें लिख देता हूं एक बार, चलो लिख ही देते हैं। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, यहां पे क्या होता है? यहां पे क्या होता है? न्यू शेयर्स, न्यू सिक्योरिटीज, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूं। यहां पे कंपनी टू इन्वेस्टर्स, यहां पे इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टर्स। ठीक है। फिर हमारा क्या है इसमें? इट रिजल्ट इन डायरेक्ट डीसीएफ, डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन, रिजल्ट टू आईडीसीएफ, इनडायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन। 3 पॉइंट हो गए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाइंग होगी, यहाँ पे बाइंग और सेलिंग दोनों होती है। अब यहाँ पे प्राइस कौन डिसाइड करेगा? जब मुझे मेरी कंपनी का आईपीओ लेकर आना है, मुझे जिस प्राइस पे आईपीओ लेकर आना है मैं लेकर आऊंगा, तो प्राइस इज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट। यहाँ पे प्राइस कौन डिसाइड करता है? सेकेंडरी मार्केट में वही मार्केट फोर्सेस। स्टॉक मार्केट में कैसे डिटरमाइन होती है? थ्रू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब जब कोई भी कंपनी आईपीओ निकालती है तो हर कंपनी की अलग अलग जगह है पूरी दुनिया, इंडिया भर में, तो इनकी कोई भी फिक्स्ड लोकेशन नहीं होती। बट सेकेंडरी मार्केट में बीएससी एनएससी है सपोज इंडिया में, जहां से हम ट्रेडिंग करते हैं, तो दे गॉट अ फिक्स्ड लोकेशन। डन। एक बार इसको देख लो, मैं एक बार देख लूँ वीडियो सही रिकॉर्ड हो रहा है। चलो वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है। डन, यहाँ तक क्लियर। चलो आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा, अब सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब गाइस सबसे पहला डिफरेंस तो मैंने बता ही दिया, 1 साल से ज़्यादा के लिए हो तो कैपिटल मार्केट, 1 साल तक के लिए हो तो मनी मार्केट। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस सबसे पहला है पार्टिसिपेंट्स का, इसको याद रख लेना।
हम जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स या हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स या सपोज कोई आपके दूसरे देश में एक छोटे इन्वेस्टर्स, हम जैसे इंडिविजुअल रिटेल या फॉरेन इन्वेस्टर्स, क्या बोला, रिटेल एंड फॉरेन छोटे छोटे इन्वेस्टर्स, हम मनी मार्केट में पार्ट नहीं ले सकते। हम मनी मार्केट में पार्ट नहीं ले सकते। रिटेल इन्वेस्टर्स ओनली कैन पार्टिस। कभी सुना है किसी के पापा ने ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, ये सब नहीं। हर्षद मेहता देखा होगा तो वहाँ पे हजारों करोड़ों के मनी मार्केट में ट्रांजैक्शन डेली होते हैं, तो हम जैसे छोटे प्लेयर्स वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं। वहाँ पे वही आरबीआई, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये बड़े बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स कहाँ पे पार्ट ले सकते हैं? तो वी कैन टेक पार्ट इन मनी कैपिटल मार्केट। अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? मैंने भी आपको बताया, इक्विटी, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? सिंपल, ट्रेजरी बिल, ट्रेड बिल, कमर्शियल पेपर वगैरह। अब मनी मार्केट में आप छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट आउटले ह्यूज, है ना, हजारों करोड़ों की डील होती है। लेकिन कैपिटल मार्केट में आज मुझे 2 रुपए का भी कल शेयर खरीदा तो खरीद सकते हो। कोई शेयर इनफैक्ट अगर 1 रुपए का है तो भी खरीद सकते हो। नो मैक्स इन्वेस्टमेंट आउटले, ठीक है। अब नेक्स्ट मीडियम। अब यहाँ पे होता है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, ये होता है 1 ईयर मैक्स। देखो गाइस, कोई भी चीज़ अगर 1 साल तक के लिए इशू की है तो उसको हम फटाफट कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर मैक्सिमम 1 साल के लिए तो लिक्विड है, इसको हम एकदम फटाक से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। लिक्विड ज़्यादा कौन सा होता है? मनी। और कम लिक्विड कौन सा होता है? कैपिटल, ठीक है। अब यार एकदम सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए हमने पैसा लगाया तो रिस्क वहाँ पे ज़्यादा है, तो रिस्कियर कौन सा होगा? कैपिटल मार्केट। भाई मैंने किसी को 10 साल के लिए पैसे दिए तो वो ज़्यादा रिस्की है एज कम्पेयर टू किसी को 10 महीने के लिए दी, तो रिस्कियर ज़्यादा कौन सा होता है? कैपिटल मार्केट। और रिस्कियर कम कौन सा होता है? दैट इज मनी मार्केट। और लास्ट है हायर रिटर्न। ज़्यादा रिटर्न हमें कहाँ पे मिलेगा? जल्दी से बता दो। ज़्यादा रिटर्न हमें कहीं ना कहीं, रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा कहाँ आएगा? कैपिटल मार्केट। देखो ऐसे संडे है जिस दिन ये वीडियो आ रहा होगा, इसके बाद नेक्स्ट वीक में मंडे को आपके 5 वीडियोस और आ रहे होंगे फ्राइडे तक। उसके बाद सैटरडे संडे आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे। इसके अलावा हमें सिर्फ, मैं मंडे से नेक्स्ट टू नेक्स्ट, मैं इस बीच में भी छुट्टियों पे था, किसी को पता नहीं था, बट आई विल मेक श्योर कि मैं वापस से संडे को जा रहा हूँ रात को, बट स्टिल आई विल मेक श्योर कि आपके जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की वीडियो में शूट कर देता हूँ। तो सुपर 30 सीरीज़ शुरू ही की है तो अच्छे से ख़त्म करेंगे। 30 डेज़ पूरे मेरे को अपने लिए करना है। देखो जितने लोग देख रहे हैं, सपोर्ट करें, थैंक यू, बट इस 30 डेज़ की सीरीज़ तो पूरे टाइम से ख़त्म होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ रोटेशन नहीं है प्राइमरी मार्केट का। अब नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज स्क्रा। अब स्टॉक एक्सचेंज कौन से एक्ट के द्वारा कंट्रोल होता है? दैट इज कहीं ना कहीं स्क्रा, याद रखेगा, SCRA, सिक्योरिटीज कंट्रोल रेगुलेटरी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1956। अब इसका डेफिनेशन है स्टॉक एक्सचेंज, एनी इंडिविजुअल, वेदर वो कंपनी बनाई गई है या नहीं बनाई गई है, लेकिन जिसका काम सिंपल सा 3 है, ARC, आर्क, असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग, क्या? द बिजनेस। क्या चीज का? असिस्ट करना है, रेगुलेट करना है और कंट्रोल करना है। क्या 3 चीज करनी है? वी नीड टू असिस्ट, वी नीड टू रेगुलेट एंड वी नीड टू कंट्रोल। 2 थिंग्स उन कंपनीज को या उन बिजनेसेस को जो जिसमें इन्वॉल्व है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। क्या स्क्रा में मतलब स्टॉक एक्सचेंज को क्या डिफाइन किया है? वो सारे लोग, भले तुमने कंपनी बनाई हो, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉन इनकॉर्पोरेटेड, जिनका काम है 3, आर्क, A स्टैंड फॉर असिस्टिंग, R स्टैंड फॉर रेगुलेटिंग, C स्टैंड फॉर कंट्रोलिंग द बिजनेसेस। उन बिजनेसेस को कंट्रोल करना जिनका काम क्या है? बाइंग एंड सेलिंग करना। जिनका काम क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज करना। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट है इसके फंक्शन, ठीक है। अब एक बार फिर से मेरे को थोड़ा सा मन हुआ, फिर से एक बार प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट रिवाइज करा दूं। कैपिटल मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स पार्ट ले सकते हैं। यहाँ पे शेयर्स, डिबेंचर्स आते हैं। ये मीडियम और शॉर्ट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। यहाँ पे लिक्विडिटी कम, लिक्विड है पर लिक्विडिटी कम है। सेफ्टी दोनों है। ये हाई रिस्क है, रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा आएगा। चलो अब नेक्स्ट क्या है?
सॉरी इसका सेकेंड पॉइंट, हेल्प्स प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। स्टॉक मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है? थ्रू दी मार्केट फोर्सेस। जिस प्राइस पे मेरी जो डिमांड है अगर वो सप्लाई के बराबर हो गई, वो हो जाएगी कहीं ना कहीं मेरी सिक्योरिटी की प्राइस। तो हेल्प्स इन डिस्कवरिंग व्हाट? हेल्प्स इन डिस्कवरिंग दी प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। मैं अपने सिक्योरिटीज के प्राइस को अच्छे से डिस्कवर कर पाऊंगा। थर्ड, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। यहाँ पे जो भी मेंबरशिप स्टॉक मार्केट में कोई भी एरा गैरा, जैसे बोला जाता है यू नीड टू डील विद रजिस्टर्ड ब्रोकर या सब रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, सब रेगुलेटेड होता है। आप ऐसे एडवाइजरी काम नहीं कर सकते। अगर आपको इंडिया में रजिस्ट्री ब्रोकर का काम करना है तो कहीं ना कहीं यू नीड टू बी रजिस्टर्ड विद द सेबी। तो वेल रेगुलेटेड रूल्स है, फ्रेमवर्क है जो हर मेंबर को फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है, मेंबरशिप इज वेल रेगुलेटेड, वेल डिफाइंड अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क है। ये सेबी कंपनीज एक्ट में बनाए हुए हैं जो हर एक मेंबर, हर एक पार्टिसिपेंट को सीरियसली फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई हम लोग ने एक शेयर में इन्वेस्ट किया, फिर उसको हमने बेचा यानी फिर डिसइन्वेस्ट किया और री इन्वेस्ट किया। सपोज 100 में खरीदा, 150 में बेचा, हमें 150 रुपये उसी शेयर में डालूंगा कि नहीं जो आगे जाके 300 बनेगा। तो थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट, हम अपने पैसे को वहां ही इन्वेस्ट करेंगे, वहां ही लगाना चाहेंगे जहां मेरे पैसों पे मुझे मैक्सिमम रिटर्न मिले। जो भी पैसा है, जो भी मेरा फंड है, हम डिसइन्वेस्ट और री इन्वेस्ट करके वहां ही लगाना चाहेंगे जहां पे मुझे मैक्सिमम रिटर्न मिले। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कर्व। अब गाइस, अब हमारे एक लोगों के अंदर अवेयरनेस आना, जागरूक करना। हम लोगों को बताते हैं, आज के में बीएससी बहुत सारे सेमिनार्स लेते हैं, आपको पता हो तो वी कैन गो विजिट। अब बीएससी का भी वो होता है, बीएससी विजिट कर सकते हो। समझो, आज बीएससी, एनएससी, स्टॉक एक्सचेंज ये काम जरूर करते हैं कि लोगों को बताना कि वाई ट्रेडिंग, क्यों ट्रेडिंग करनी चाहिए। और कोर्स उनके वेबसाइट बेसिक चीज़ें आपको सिखाते हैं, कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, ब्रोकर कैसे करना चाहिए, डीमैट क्या होता है, सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। और लास्ट है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। अगर मैं क्लियरली बात करूँ, इंडिया में एक ही लीगल सट्टा बाजार है, दैट इज स्टॉक मार्केट। सट्टा बाजार नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आप सिर्फ खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो। लोग, आपने सुना, खरीद के बेच के पैसा कमाते हैं। स्टॉक मार्केट में उल्टा है, आप बेच के भी खरीद सकते हो। आपको लग रहा है कोई शेयर प्राइस शाम तक गिर जाएगा, 100 का 80 हो जाएगा, 100 में खरीद लो, शाम तक 80 में 100 में बेच दो, 80 में खरीद ले लो, फिर भी प्रॉफिट है। आप तो स्पेकुलेशन है, यहाँ पे फ्यूचर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, डेरिवेटिव मार्केट होते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें वर्क करते हैं एक लीगल फ्रेमवर्क में, एक रूल्स है, इन्हें बना के रखे हुए, आप कर सकते हो। इतना वॉल्यूम कैसे आ रहा है रोज? यही तो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, स्पेकुलेशन हो रहा है। स्टॉक मार्केट कितना स्पेकुलेशन हो रहा है, कोई न्यूज़ आती है, ऐसा कुछ खबर आता है, तो ये सारी चीज़ें भी आओ। ठीक है, तो फिर से सबसे पहले क्या है, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी। हम इजीली, फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया नहीं, प्रोवाइड लिक्विडिटी में क्या है, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम जो सिक्योरिटीज़ है उनको ईजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, आज बेचा कल पैसा आ गया। और मार्केटेबिलिटी मतलब एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह, जो भी सिक्योरिटीज, जो भी एसेट्स मेरे पास है, हम उन्हें बेच सकते हैं। हमें एक ऐसी जगह मिलती है, जो शेयर्स है उनको डिसइन्वेस्ट कर दो, और जो पैसा आ गया फिर से उनको री इन्वेस्ट कर दो। चलो, अब ट्रेडिंग सेटलमेंट स्टेप्स इन ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। सबसे पहले हमें एक बनाना होता है इन्वेस्टर, सबसे पहले एक एग्रीमेंट बनाना होता है। हमें सेलेक्ट करना है ब्रोकर, और ब्रोकर के पास एक एग्रीमेंट बनेगा। जब ब्रोकर के पास हम जाके ओपन कराते हैं अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट। चलो और थोड़ा डिटेल बताता हूँ। एज एन इन्वेस्टर्स हमारे पास 3 चीज़ें होनी ज़रूरी है। सबसे पहले एक बैंक अकाउंट, फिर एक ट्रेडिंग अकाउंट, फिर एक लास्ट डीमैट अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट क्यों? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हमारे पैसे चाहिए। हम यहाँ पे कच्चे कैश पे काम नहीं कर सकते, हमें ऑनलाइन वाला पैसा ही चाहिए, उसके बिना हम काम नहीं कर सकते। अब ये जो पैसा आया, उस पैसों से हम सिक्योरिटी शेयर्स को खरीदेंगे, बेचेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे,
और दी एंड जो भी हमारा बैलेंस बचा, जो भी हमारा बैलेंस है, अब जो शेयर्स है और शेयर्स खरीद के डीमैट में आते हैं। चलो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम ट्रेडर के पास गए और हमने ब्रोकर के पास गए और हमने ओपन किया एक ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते वक्त बहुत सारे डॉक्यूमेंट कंपलसरी होते हैं, जिसमें से एक है पैन कार्ड। आपको अपना एड्रेस, सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सब देना होता है। जैसे आप बैंक अकाउंट ओपन करते हो ना कि आपको आज के दिन में आधार कार्ड देना है, एड्रेस प्रूफ देना है, आइडेंटिटी प्रूफ देना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं कि विच इज अ मैंडेटरी, विच इज अ कंपलसरी। इंडिया में अगर हमारे पास पैन कार्ड नहीं है, कौन सा नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, तो हम डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। पैन इज कंपलसरी। बिना पैन के आप डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। अब हो गया पैन। अब इसके बाद हमने ब्रोकर का सेलेक्ट किया। अब हमने ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया। अब हमें ओपन करना है डीमैट अकाउंट। अब व्हाट इज अ डीमैट अकाउंट? डीमैट अकाउंट क्या होता है? जहां पे जैसे बैंक अकाउंट में हमारे पैसे स्टोर होते हैं, वैसे ही डीमैट अकाउंट में हम स्टोर करते हैं वर्चुअली अपने शेयर्स। जो भी शेयर्स की खरीदी बेची करके जो शेयर्स बच गए, वो कहां स्टोर होंगे? डीमैट अकाउंट में। अब इसी डीमैट अकाउंट में हम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अब ये डीमैट अकाउंट ओपन कैसे होता है? इट गेट्स ओपन इन इंडिया में सिर्फ 2 ही लोग हैं जो डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं डिपॉजिटरी। 2 ही डिपॉजिटरी, एक का नाम है CDSL, एक का नाम है NSDL। ये 2 डिपॉजिटरी हैं। लेकिन ये डिपॉजिटरी डायरेक्ट नहीं काम करती, इसने अपने एजेंट्स हेल्प बीच में मिडलमैन रखे हुए हैं, जिससे हम बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। इससे जनरली आप जब भी जीरोधा या ये सब में जाके देखोगे तो ये ही आपकी मदद कर देते हैं डीमैट अकाउंट ओपन करने में। तो जो पार्टिसिपेंट, जो लोग आपकी मदद करते हैं, मोस्टली द ब्रोकर्स, द बैंकर्स, जिनके थ्रू हम ट्रेडिंग अकाउंट खुलाते हैं, वो ही आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने में मदद कर देते हैं। तो क्या? विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स फॉर कैश ट्रांजैक्शन। 3 अकाउंट ओपन कर लिए। सबसे पहले एक ब्रोकर अकाउंट, बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है शेयर्स को खरीदना। अब शेयर्स को खरीदने के लिए वी नीड टू प्लेस एन ऑर्डर। अब ये ऑर्डर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है लिमिट, एक होता है मार्केट। अब मार्केट ऑर्डर क्या? मैंने बोल दिया भाई साहब 1000 शेयर खरीदना है, जो बेस्ट प्राइस में ले लो। अब लिमिट क्या साहब? अभी 100 रुपये प्राइस चल रही है, अपन तो 90 में ही खरीदेंगे। अपन ने अपने लिमिट सेट कर ली, जब तक शेयर 90 रुपए नहीं आता मैं नहीं खरीदने वाला। ये क्या हो गई? मेरी लिमिट। आपने ऑर्डर प्लेस किया। जैसे ही मैंने ऑर्डर प्लेस किया, अभी तक ट्रेड मैंने सपोज ऑर्डर प्लेस किया, शेयर की प्राइस चल रही है 100, मैं ऑर्डर प्लेस किया कि 90 रुपए में 1000 शेयर चाहिए। क्या ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ? नहीं। तो तुरंत जैसे ही मैंने ऑर्डर प्लेस किया, कंफर्मेशन चाहिए ना, ऑर्डर दे दिया, इश्यू होगा OCS। क्या इश्यू होगा? जैसे ही हमने ऑर्डर प्लेस किया, इश्यू होगा OCS। अब ये ब्रोकर, मेरा जो ब्रोकर है, ब्रोकर जाएगा BSE NSE के पास कि भाई सर मेरे पास एक इन्वेस्टर है जिसको 90 रुपए में 1000 शेयर खरीदने हैं, बताओ कोई है क्या आपका बेचने वाला? बेचने वाला। जैसे ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, आपका ब्रोकर होगा, मुबारक हो सर 90 रुपए में 1000 शेयर आ गए, मुझे आपके 1000 शेयर 90 रुपए में आ गए। अब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ तो आपको मिलेगा TCS। जब ऑर्डर प्लेस करोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ऑर्डर प्लेस करने में मिलता है OCS, जब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मिलेगा TCS। अब सिर्फ ऐसा तो है नहीं, अब साइड डिटेल चाहिए। तो ब्रोकर को कंपल्सरीली विद इन 24 आवर्स, नेक्स्ट स्टेप, इशू करना पड़ता है एक डॉक्यूमेंट जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट। इसके अंदर सारी डिटेल्स होती है, कौन सा शेयर्स, किस प्राइस पे, किस डेट पे, क्या ब्रोकरेज है, सारी डिटेल्स। और हर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट का एक होता है UOC, यूनिक ऑर्डर कोड। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट डिटेल बताता है सारी चीजें में, शेयर्स, प्राइस, डेट, और हर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट का होगा एक यूनिक ऑर्डर कोड। अब आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल गया। आज के दिन अगर आपने शेयर्स बाय किए हैं तो आपको कैश देना पड़ेगा, सेल किए हैं तो शेयर्स देने पड़ेंगे।
इस दिन इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट को देता है, तो इस दिन को हम बोलते हैं पे इन डे। क्या इस दिन हमने स्टॉक एक्सचेंज को दिया, तो इससे हम बोलते हैं एक तरीके से पे इन डे। अब 2 दिन आपकी बुक में T+2 है, पर रियलिटी में चेंज हो चुका है। बुक में T+2 तो हम T+2 पे चलेंगे। 2 दिन बाद अब स्टॉक मार्केट हमें शेयर्स दे देगा या हमें कैश दे देगा, तो ये हो जाएगा पे आउट डे। पहले जब मैंने स्टॉक एक्सचेंज को या तो शेयर्स दिए या कैश दिए, उसे हम बोलेंगे पे इन। 2 दिन बाद स्टॉक एक्सचेंज ने जो मुझे कैश दिया या शेयर्स दिया, वो हो जाएगा पे आउट डे। डन, खत्म। और जो शेयर्स है वो डायरेक्टली कहाँ स्टोर होते हैं, अभी मैंने बताया, आपको कमेंट में समझ आ जाएगा। वो शेयर्स डायरेक्टली चले जाएंगे हमारे डीमैट अकाउंट में। डन। अब आप लोग को डीमैटेरियलाइजेशन, इसी को हम बोलते हैं डीमैट। द प्रोसेस जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स होल्ड हो रहे हैं, उसे हम बोलते हैं डीमैट। आज के डेट में सेबी ने कंपल्सरीली बना दिया है कि जो भी हम शेयर्स होल्ड करें उसे हमें डीमैट फॉर्म में रखना पड़ता है। ये हमें है नहीं। डिपॉजिटरी मैंने बता दिया जो हेल्प करते हैं। 2 डिपॉजिटरी है, एक है NSDL और फर्स्ट एंड लार्जेस्ट है। इसको प्रमोट किसने किया? IDBI, UTI एंड NSC। याद रखना, NSC का है NSDL, CDSL का कौन सा है? BSC, ठीक है। और बैंक ऑफ इंडिया, दोनों सरकारी बैंक है। इसमें बैंक है IDBI और इसमें नीचे वाले में बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। ये काम करती है वर्चुअली आपके शेयर्स को स्टोर करने का, ठीक है। चलो, अब ये हमारे ये टॉपिक नहीं है, ये भी हमारा नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है सेबी। सेबी इंडिया में कब बनी थी? ये बनी थी 12 अप्रैल 1988, पर मेरे ख्याल से पावर में आई थी 1992 में, ठीक है। 1992 में पावर में आई थी, जिसका काम है हमारे इंडिया के स्टॉक मार्केट को देखना। सॉरी, ये कौन से मिनिस्ट्री के कंट्रोल में आती है? इट कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर कहीं ना कहीं हमारा ये सेबी आता है। नेक्स्ट, अब इसके 4 ऑब्जेक्टिव्स है, इसको मैं याद करें, टेक्निक बता देता हूँ। RPPD। स्टॉक एक्सचेंज सेबी क्या करेगी? रेगुलेट, ठीक है। किसको? स्टॉक एक्सचेंज को। P से प्रोटेक्ट, किसको प्रोटेक्ट करेगी? द राइट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करेगी? मैल प्रैक्टिसेस, जो इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं हम। और डी से डेवलप करेगी क्या? प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट। 4 फंक्शन क्या है? सबसे पहले रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज को, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट किसको? द राइट ऑफ द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट, इट राइट्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, राइट एंड द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। प्रिवेंट क्या करेगी? मैल प्रैक्टिसेस इनसाइडर ट्रेडिंग। डेवलप क्या करेगी? प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट। अब नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ सेबी। तो 3 होते हैं, रेगुलेटरी, प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंट, RPD वही। अब R से सारे RRR, 4 RR बनाएंगे। पहले 2 R है, हमें मेक श्योर करना है जो भी हमारे ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स है उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो। दूसरा, यही जो हमारे रजिस्ट्रेशन क्या चीज़ का? इन्वेस्टर्स या म्यूचुअल स्कीम, जितने भी हमारे इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल स्कीम्स वाले हैं उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो। अब इनका रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब चेक करना कि ये बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं, तो रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब ठीक है, अब इसमें है रजिस्ट्रेशन नहीं, दैट इज रेगुलेट। जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद रही है तो सही कीमत में खरीदे, 100 है तो 100 ही, 200 है तो 200 ही, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है कॉलिंग ऑडिट और इंक्वायरी करना, चेक करना कि सब बराबर काम कर रहा है कि नहीं, सब सही से चल रहा है कि नहीं। ऑडिट करना, इंक्वायरी करना, ये सब कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। उस पर फीस चार्ज करना, जो सालाना फीस चार्ज करते हैं ना, चेक करना, हाँ भाई कि हर साल कंपनी लिस्टेड है तो दे हैव टू पे सम फीस, कि भाई सही से फीस आ गई कि चेक करना, चेक करते रहना, देखते रहना कि स्टॉक मार्केट में सब बराबर चल रहा है। तो 2 रजिस्ट्रेशन किसका? ब्रोकर्स का। दूसरा रजिस्ट्रेशन किसका? म्यूचुअल फंड्स का। इनको रेगुलेट करना। रेगुलेट क्या करना? टेक ओवर बिट। 4 पॉइंट तो याद हो जाते हैं। 5वां है कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन, ऑडिट वगैरह करना और इन पे फीस वगैरह चार्ज करना। नेक्स्ट है हमारा
क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट फंक्शन। इसमें 3 है, 3 लोगों को डेवलप, पहले तो सिंपल से डेवलप किसको करोगे, इंटरमीडिएट्स, कैसे उनको ट्रेन करके। अब रिसर्च, अब स्टॉक मार्केट को डेवलप करने के लिए इन्वेस्टर्स को नॉलेज चाहिए, तो नॉलेज की हम रिसर्च वगैरह करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, पब्लिश करेंगे ताकि लोगों को नॉलेज मिले। और लास्ट है, हमें हमारे कैपिटल मार्केट को जितना हो सके डेवलप करना है, बेटर बनाना है, स्मार्ट करना है, अच्छा बनाना है। अब नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव, सारे पी 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 प्रोहिबिशन, फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग, कंट्रोलिंग, इम्पोजिंग पेनल्टी, अगर तुमने इनसाइडर ट्रेडिंग की, ऐसी न्यूज़ बाहर बता दी तो लोगों को नहीं पता होनी चाहिए, तो पेनल्टी। हमें इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है। और लास्ट एक अच्छा फेयर कोड ऑफ कंडक्ट। गाइस ये सारे पॉइंट्स मैं थोड़े से फास्ट करें क्योंकि आपको एग्जैक्ट याद करना है। मैं रिफर करूंगा कि लास्ट टॉपिक आप प्लीज़ एनसीईआरटी से पढ़े। अगर आपको इसका और डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए लास्ट टॉपिक का तो कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, टाटा बाय बाय, सी यू।